जन स्वराज की महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं जिनकी आयु 70-75 साल है। उनका कहना है कि उनके जीवन काल में ऐसी सभा जो हमारी बाजपट्टी हाई स्कूल है उस ग्राउंड में आज तक नहीं हुई थी। यहाँ पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन भी था जो कि महागठबंधन ने आयोजित किया था। पदों पर भर्ती की बात कही गई, इसको भी लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और राज्य में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे जॉब क्रिएट करेगा। जितनी योजनाएं हैं अपने आप में अगर सही होता और जनता उससे खुश होती तो शायद जन स्वराज को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती और लोगों को बिहार की जो दलदल है जैसे पलायन है और भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों से बाहर ला के रख सकता है। बिहार में पटना में जहाँ से भी चाहे किसान आया हो, चाहे आंगनबाड़ी की सेविका आई हो। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। जहां तक जन स्वराज की बात है तो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में एकजुट कर रहे हैं। इसी दौरान उनका एक जनसभा सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में हुई। तो बाजपट्टी से ही हमारे साथ जन स्वराज के भावी प्रत्याशी अजीत फौजी जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और आपको तमाम मुद्दों पर दिखाएंगे कि किस तरीके से बाजपट्टी में क्या समस्याएं हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर यहाँ के जन स्वराज के नेता काम करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 1 सितंबर को जो बाजपट्टी में पीके की रैली हुई, उस सभा की क्या स्थिति रही, किस तरीके की सभा थी वो? बिल्कुल, मैं अजीत फौजी बाजपट्टी विधानसभा भावी प्रत्याशी के तौर पे वहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरे बिहार वासियों को जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से सशक्त नमन। 1 सितंबर को प्रशांत जी की जो बाजपट्टी में जो सभा हुई थी वो सभा अपने आप में एक बहुत बड़ी सभा थी। जो बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70-75 साल है, उनका कहना है कि उनके जीवन काल में ऐसी सभा जो हमारी बाजपट्टी हाई स्कूल है उस ग्राउंड में आज तक नहीं हुई थी। वहाँ पे जितनी भी पूर्व एनडीए की, अभी 2 दिन पहले एनडीए की सभा हुई थी, लोगों ने उनसे कंपेरिजन किया और हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर रहा। सब लोगों ने कहा कि नहीं, जो जन स्वराज है इतने कम समय में इतना ज़्यादा रेज करेगा ऐसा किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन ये सिर्फ प्रशांत जी की मेहनत, उनके कार्यकर्ताओं अधिकारियों का मेहनत है जिसका नतीजा यहाँ तक पहुँचा है। और वो सभा अपने आप में इतनी यादगार सभा थी जो लंबे समय तक बिहार के लोग, जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बाजपट्टी सीतामढ़ी के लोग उसको याद रखेंगे। अच्छा, 1 सितंबर को ही यहाँ पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन भी था जो कि महागठबंधन ने आयोजित किया था और 1 सितंबर को ही पीके की भी रैली थी और दोनों जगह दोनों वोटर अधिकार यात्रा में भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग उमड़ कर आ रहे हैं और पीके की रैली में भी लाखों की संख्या में लोग उमड़ कर आ रहे हैं। तो किसका दावा सही है और किसका दावा गलत है? देखिए, पिछली जितनी भी पार्टियां थी, अब कांग्रेस ले लें, आरजेडी ले लें, जदयू ले ले, बीजेपी ले ले, इन सब का अगर सब कुछ सही होता, जितनी योजनाएं हैं अपने आप में अगर सही होता और जनता उससे खुश होती तो शायद जन स्वराज को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग पहले दिन से ही नकार चुकी होती। लेकिन लोगों का इस तरह जन स्वराज के प्रति प्रेम, इतने लोगों को आना, और न ही सिर्फ बाजपट्टी में, बिहार के तमाम जहाँ भी हमारे प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और जहाँ भी सभा कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और जन स्वराज की जितनी योजनाएं हैं, जितने काम हैं, सबसे लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे इसके फॉर्म के जरिए हो। तो लोग बहुत मतलब उत्साहित है जन स्वराज के आइडियोलॉजी को लेकर के और कहीं ना कहीं प्रशांत जी के ऊपर उनका ट्रस्ट है कि नहीं, एक प्रशांत जी एक ऐसा बंदा है जो बिहार को बदल सकता है, बिहार में एक अच्छे राजनेता के तौर पे मतलब अपना नींव रख सकता है और लोगों को बिहार की जो दलदल है जैसे पलायन है और भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों से बाहर ला के रख सकता है। अच्छा, बाजपट्टी में आप चुनाव लड़ेंगे, आप भावी प्रत्याशी हैं जन स्वराज का, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और जन स्वराज में आप कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? और दूसरी बात, बाजपट्टी में आप कौन सी समस्या देखते हैं जिसका निदान होना आपके लिए आवश्यक है? जन स्वराज की महत्वपूर्ण
कुछ योजनाएं हैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे बुजुर्गों को लेकर के पेंशन की व्यवस्था आपने देखा होगा कि प्रशांत जी ने अभी 2000 तो बुजुर्गों का लगातार पेंशन announce तो कर नीतीश रहे थे। सरकार ने भी अभी बढ़ाया है, 400 से 1100 किया है। तो 400 से 1100 आप अगर मान के चले तो कितने दिनों बाद किया है? इनके इस चीज को बार बार बोलने के बाद हुआ है। 1100 ही क्यों है, फिर 2000 क्यों नहीं हुआ है? अगर नीतीश जी ने 1100 किया है और जन स्वराज अगर 2000 दे रही है तो आप समझ सकते हैं बेहतर किसका विकल्प है ना। इसके अलावा 400 1100 में कितने सालों का फर्क है आप देखिए तो बहुत पहले होना चाहिए। अगर 1100 ही करना था तो बहुत पहले होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं ये जो अभी रूलिंग पार्टी है डबल इंजन की सरकार दबाव में है, जिसकी वजह से 1100 किया गया है। लेकिन ये पूरा एक अधिकार नहीं है। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बुजुर्गों को कम से कम 2000 रुपये चाहिए और ये अकॉर्डिंगली इंक्रीज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं तो कि प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि ये जन स्वराज के दबाव के कारण ही 400 से 1100 किया गया है और हम आएंगे तो 2000 करेंगे। तो आप और तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमारे कहने के बाद नीतीश कुमार ने 400 से 1100 किया। तो इसका क्रेडिट लेने का होड़ मची हुई है। आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, महागठबंधन के लोग भी क्रेडिट ले रहे हैं। तो सही में कौन किसको क्रेडिट दिया जाए? तेजस्वी जी जो बात कर रहे हैं माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं और उनका जो इसमें उन्होंने विकल्प दिया हुआ है वो आउट ऑफ बिहार के बजट से बाहर है जो योजनाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं टेक्निकल तौर पे कि क्या बात सही है क्या बात गलत है। ये जो 2000 जो बुजुर्गों को पेंशन के लेकर के है तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए इन्होंने इसमें बात किया कि बुजुर्गों को पेंशन के तौर पे इतना मिलेगा। तो ये बात सत्यापित है कि 2000 रुपये प्रशांत जी ने कहा है, योजना बद तरीके से कहा है और निश्चित तौर पे बिहार के सभी बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन जैसे जन स्वराज की सरकार नवंबर में बन रही है दिसंबर मंथ से मिलने जा रहा है। बिल्कुल। तो अब देखिए कि अब बाज पट्टी से निकलकर हम आते हैं थोड़ा बिहार विधानसभा के चुनाव पर और सबसे बड़ा सवाल मेरा किसानों से लेकर है। मैं किसानों का बेटा हूं तो इसलिए किसानों से संबंधित सवाल पूछ लेता हूं। बिहार में किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है, यहाँ पर एमएसपी का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर जन स्वराज आती है तो बिहार के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए कौन सा काम करेगी? बिल्कुल। अभी जैसे एमएसपी की आपने बात किया और किसान की बात किया, मैं भी किसान का लड़का हूं और निश्चित तौर पे जो एमएसपी है ये बहुत पहले से लागू होना चाहिए था। बिहार के पूरे देश के किसानों को मिलता है, खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों को भी मिलता है, लेकिन बिहार के किसानों को एमएसपी मिलता ही नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारी राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं जो इसमें नहीं मिल रहा है। जैसे किसानों को यहाँ एमएसपी नहीं मिलता है, एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे जितने पूर्व सैनिक आते हैं उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बाकी जितने स्टेट है आप उसमें देख ले तो जितने पूर्व सैनिक हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलती है। राज्य सरकार में 10 से 15% तक का प्रावधान है। चाहे अपने बगल के स्टेट ले लीजिए, यहाँ झारखंड ले लीजिए, पूरब में, पश्चिम में यहाँ आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे और भी कोई स्टेट ले लीजिए, इवन हरियाणा भी ले लीजिए। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है और पूर्व सैनिक के लिए आपको आरक्षण देने के लिए आपको जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वहीं जब आपको पीएम बनने की बात आती है तो यूपी के लड़कों लड़कियों को बुला करके आप तुरंत आप जो है रेजिडेंशियल पॉलिसी चेंज करके आप तुरंत टीचर में भर्ती कर देते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी पिछले लास्ट 2 ईयर से आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब इस सब चीज के साथ खिलवाड़ करके बाहरी लड़कों को जॉब दिया गया। तो सरकार जो अभी देख रहे हैं आप, डबल इंजन की सरकार काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इनकी पॉलिसी बहुत गोलमोल है और यहाँ के स्थायी निवासियों के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। ताकि यही कारण है कि लोग यहाँ पे हर क्षेत्र में अपना जो है डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो पलायन कर रहे हैं। अगर मजदूरी करना है तो बिहार में नहीं कर पा रहे, पलायन कर चुके हैं, चाहे मजदूर हो। तो हमारी सरकार की एक लंबे समय से कोई ठोस नीति नहीं रही है। और आपको एक चीज और थोड़ा सा बताऊं कि जब आप कोई चीज बिल्कुल सुधारना चाह रहे हो तो 20 साल समय कम नहीं होता है ना। 20 साल समय अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमारे नीतीश जी देख रहे हैं कि लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उसके बावजूद आप वही रोना रो रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, उस क्षेत्र में काम करेंगे। कोई मतलब नहीं है। आपको कब का गद्दी छोड़ के है ना कमांडर लेकर चल देना चाहिए। जो नहीं जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत गलत बात है कि जो काम आप कर नहीं पा रहे हैं कम से कम दूसरे जनरेशन को हैंड ओवर कर दीजिए। बिल्कुल है ना। कोई इनको कोई अधिकार नहीं है गद्दी पे बने रहने का। बिल्कुल मेंटली बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुके हैं। आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। विधानसभा में लड़कियों को लेकर जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं उसे अपने आप में देख रहे हैं कि अपमानजनक वाली बात है।
तो ऐसे हम सीएम से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो लेकिन mentally आपने disorder हो लेकिन चुके हैं। आपने किसानों के एमएसपी मिलने का रोड मैप नहीं बताया। किसानों को एमएसपी मिलने का रोड मैप बताइए। इसके तहत सबसे पहले जो किसान की जो हाँ, बात है, हाँ। इसमें प्रशांत जी ने जो मनरेगा सिस्टम है ना, उसको किसान से जोड़ने का प्रावधान रखा है। और जो 5 योजनाएं लेके आ रही है, जो मैं बताने ही वाला था, हाँ, तब तक जो क्वेश्चन ले जो लिए। एक एडवर्टीजमेंट भी हम लोग देखते हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। उसी के उसमें तहत। लास्ट वाला जो है वो उसी में किसानों के बारे में है किसानों कि का है। मजदूरों की व्यवस्था हाँ, की जाएगी, वो भी हाँ, मुफ्त में। मुफ्त में। हाँ। तो जब तक एमएसपी को इसके लिए मिनिस्ट्री में ला करके इसको स्टेबल करने में जो टाइम लगेगा, तब तक के लिए इन्होंने मनरेगा से जोड़ने का काम किया है और इसको मंथली के तौर पे देने का काम करेंगे। जैसे जो 5 योजनाएं आप बार बार सुन रहे हैं, वह है युवाओं को पलायन को लेकर के और महिलाओं को सस्ते दर पे ऋण की व्यवस्था कराने को लेकर के, ताकि महिलाएं सस्ते दर पर ऋण मिलेगा तो कुछ अपना लोन लेके काम कर सकेंगी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को लेकर के, बुजुर्गों को पेंशन को लेकर के और किसानों को जो बात कर रहे हैं, हाँ। उसको इस सब मिला करके एक परिवार लाभ कार्ड लेके आई है हमारी पार्टी, जो 20,000 रुपया प्रति माह परिवार को दे रही है। हर परिवार को वही पीएलसी परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ का। हाँ, जहाँ आप देखेंगे कि अभी तक की जो डबल इंजन की सरकार है या जो भी पहले की सरकार है, छोटे छोटे फायदे दे रही थी जनता को, लेकिन बहुत ऐसे फायदे थी जो डायरेक्ट पहुंच नहीं रही थी, चोरी हो जा रहा था। अभी आप राशन भी देख रहे हैं कि बहुत जगह ऐसे सवाल आया है कि कहने के लिए तो 5 केजी राशन मिल रहा है, लेकिन आमतौर पे आपको मिल कितना रहा है, 4 केजी राशन मिल रहा है ना। तो ये सब डायरेक्ट मतलब बेनिफिशियरी के पास जाएं, इसके लिए इन्होंने क्या किया, पीएलसी कार्ड लाया है। PLC कार्ड वो लाइक एटीएम टाइप से है। हाँ, ठीक है। और डायरेक्ट हम परिवार को प्रोवाइड करते हैं, परिवार के मुखिया को, ताकि परिवार के सभी लोगों को उसमें बेनिफिट मिल सके और डायरेक्ट आप लाभान्वित हो सके। और लोग इससे बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, ले भी रहे हैं। और निश्चित तौर पे जैसे हमारी सरकार बनती है, दिसंबर मंथ से पीएलसी कार्ड को एक्टिवेट करके इमीडिएट से हर परिवार को जो वायदा है वो देने का काम करेगी जन स्वराज पार्टी। तो देखिए, अभी पिछला सवाल मैंने किसानों से संबंधित पूछा, अब मेरा सवाल छात्रों से संबंधित है। अभी आपने शिक्षक अभ्यर्थियों की बात भी की, तो अभी देखिए कि TRE 4 और TRE 5 को लेकर नीतीश सरकार ने ऐलान भी किया, लेकिन STET के बारे में लेकर छात्र नाराज हुए और छात्रों का ये कहना था कि TRE 4 से पहले STET करवाना चाहिए, जिसको लेकर छात्र नाराज थे और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि TRE 4 का एग्जाम होगा दिसंबर में होगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि TRE 4 का एग्जाम जो है वो चुनाव से पहले हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको लेकर छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और साथ ही दूसरा मुद्दा ये है कि 1,20,000 भर्ती के बारे में सरकार के द्वारा कहा गया था, लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया उसमें 27,000 पदों पर ही भर्ती की बात कही गई। इसको भी लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन छात्रों के आंदोलन में जन स्वराज शामिल है या जन स्वराज इसको समर्थन देती है? बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे पिछले आप 3 साल 4 साल 5 साल चले जाइए, बिहार में पटना में जहाँ से भी चाहे किसान आया हो, चाहे आंगनबाड़ी की सेविका आई हो, चाहे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा है, कोई ऐसा नहीं जो यहाँ से पिट के नहीं गए। पिछले अभी चले जाएं पिछले 6 महीने 1 साल 2 साल, तो देखें कि जितने आंदोलन हुए सब में लाठीचार्ज हुआ है ना। तो खास तौर पे शिक्षा विभाग की बात आपने किया है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक ऐसा सुनील कुमार जी, इन्होंने ऐसा एक क्रिएट कर दिया है माहौल कि अपनी जिम्मेवारी एसीएस पे डाल रहे हैं। जो एक्चुअली शिक्षा मंत्री को जितनी जिम्मेवारी लेना चाहिए वो इस पे डाल रहे हैं। आपने देखा होगा पाठक जी पहले थे, उससे पहले एसीएस का नाम किसी ने सुना था? नहीं सुना था ना। नहीं। सारे काम एसीएस पे डाल के खुद जो है बैकग्राउंड में चले गए, ताकि आपकी गलतियां ना लोगों के बीच में आना चाहिए, आपकी काम जो वजह से जो राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। हर जिम्मेवारी किस पे डाल रहे हैं आप? एसीएस पे। अभी पोस्टिंग का मामला अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। एस सिद्धार्थ ने जितना प्रॉमिस किया था, और अभी जो नए आए हैं एसीएस, उन्होंने बोला है कि अभी नए तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफर पर बात होगी और 3 जिले मांगे जाएंगे, इस तरह से काम किया जाएगा। जो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। जन स्वराज विद्यार्थी के बिल्कुल हर प्रोटेस्ट में शामिल है, और जैसे जन स्वराज आती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सीरियस है। जब हम
मजदूरों की बात कर रहे हैं कि हम बाहर से ला के यहाँ देंगे, तो एजुकेटेड आदमी उसके लिए हम हल निकालेंगे। जो हमारे राज्य में जितने भी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए हर विभाग के हिसाब से, उसको निकाल करके जहाँ भी रिक्तियाँ हैं उसको लेकर के इमीडिएट से उस पर रिक्रूटमेंट करने का काम करेगी और राज्य में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे जॉब क्रिएट करेगी। तो ये थे हमारे साथ जन सुराज के भावी प्रत्याशी बाजपट्टी से अजीत फौजी जी, जिन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया, किसी भी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।